ओके। आप सभी को नमस्कार। हम लोगों ने कल 63rd और 64th कारिका में ये देखा कि 63rd कारिका में 8 भाव हैं या डिस्पोजिशंस हैं जो कि इवॉल्व होती हैं। धर्म में बढ़ोतरी या घटोतरी होती है, अधर्म में भी, ज्ञान में भी, वैराग्य में भी और ऐश्वर्य में भी। तो जैसे जैसे प्रकृति चलती रहती है, नाचती रहती है, ये आठों के आठ इवॉल्व होते हैं, बदलते रहते हैं और मोक्ष की तरफ प्रकृति को ले जाते हैं। प्रकृति को अपने ही जाल से मुक्त करने के लिए ये आगे बढ़ते रहते हैं। और इन 8 में से सिर्फ एक, ज्ञान, अगर वो इस लेवल तक पहुंच जाए जहां पर कि विवेक आ जाए, जहां पर कि डिस्टिंक्शन हो जाए पुरुष और प्रकृति के बीच में या पुरुष और बुद्धि के बीच में, तो उस जगह पर अ, उस जगह पर वो परम ज्ञान आने के कारण, विवेक आने के कारण प्रकृति का एवोल्यूशन रुक जाता है। वो जो बाकी 7 भाव रह जाते हैं उनका भी एवोल्यूशन बंद हो जाता है। और क्योंकि प्रकृति में अभी एवोल्यूशन नहीं होता है, उन भावों में एवोल्यूशन नहीं होता है, बदलाव नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, और उसका काम खत्म हो गया है प्रकृति का, क्योंकि पुरुष को वो ज्ञान मिल गया है, बुद्धि में दिख गया है। बुद्धि के पास आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जैसे ही बुद्धि में पुरुष वो ज्ञान देख लेता है और बुद्धि में वो ज्ञान आ जाता है जो पुरुष देख रहा है, और वो देखने से पुरुष अब बुद्धि को देखने के लिए बाध्य नहीं रहता, या बुद्धि के अंदर कुछ भी देखने के लिए बाध्य नहीं रहता, क्योंकि अब वो बुद्धि के अंदर अपने आप को देख रहा है। अब वो अपने स्वरूप में आ जाता है, वो प्रकृति के बदलती हुई दुनिया से मुक्त हो जाता है, क्योंकि प्रकृति खुद मुक्त हो जाती है और पुरुष भी मुक्त हो जाता है। वो अपने स्वरूप में चला आता है। अब ना तो वो बुद्धि को देखता है, ना तो वो अहंकार की हरकतों को, मानस की हरकतों को, इंद्रियां क्या कर रही हैं या क्या महाभूत कर रहे हैं, क्या तन्मात्राएं कर रही हैं, उसको उसको देखने की जरूरत ही नहीं है अभी। वो देखना भी चाहे तो भी देख नहीं सकता है, क्योंकि वो बुद्धि के अंदर अपने आप को, अपने स्वरूप को देख चुका है, वो पुरुष में आ चुका है। तब तक वो प्रकृति में बंधा हुआ था, क्योंकि प्रकृति बंधी हुई थी, प्रकृति फंसी हुई थी, प्रकृति बुद्धि के ऊपर नहीं दिखा पा रही थी। वो ज्ञान नहीं था प्रकृति के पास, इसलिए पुरुष अटका हुआ था। अब लेकिन वो मुक्त है। तो यहां पर जो ज्ञान आ जाता है प्रकृति को, वो ये आता है प्रकृति को अंतिम ज्ञान कि मैं तो हूं ही नहीं, क्योंकि वो खत्म हो जाती है, और मेरा कुछ है नहीं, क्योंकि पंचमहाभूत भी खत्म हो जाते हैं। और नॉट आई, मतलब ये जो पुरुष भी है अभी, उसमें कोई डूअरशिप नहीं है, उसमें कोई एजेंसी नहीं है, उसमें कुछ एक्शन करने की क्षमता नहीं है। तो सिर्फ स्पिरिट प्योर फॉर्म में है, पुरुष प्योर फॉर्म में है, कुछ बदलने वाला नहीं है, कुछ चलने वाला नहीं है, कुछ मॉडिफाई होने वाला नहीं है, कुछ इवॉल्व होने वाला नहीं है, कुछ मैनिफेस्ट होने वाला नहीं है, कुछ फ्लक्चुएट होने वाला नहीं है, कहीं पर भी कुछ भी चेंज नहीं है, अभी सब थम गया है,
सब रुक गया है और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर प्रकृति का 23 तत्वों के साथ मूल प्रकृति में जाके मिल गया, डिसॉल्व हो गया, एक हो गया। तो ये स्टेट आ जाती है। अब इससे थोड़ा सा आगे हम लोग देखते हैं 65th कारिका। उसमें वो ये बोलते हैं, इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं कि ये ज्ञान आ जाने के कारण पुरुष जो है वो साक्षी हो जाता है। किसका साक्षी? अपना साक्षी। और अगर उसको प्रकृति दिख भी रही है तो वो बदलाव जो प्रकृति में हो रहा है वो उसके साथ रजिस्टर नहीं हो रहा है। अगर प्रकृति में दुख आ रहा है तो वो दुख का एहसास प्रकृति पुरुष तक ट्रांसफर नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने अपने आप को डिटैच कर लिया है प्रकृति से, उसने अपने आप को मुक्त कर लिया है प्रकृति से। अब वो प्रकृति के अंदर घुस के प्रकृति के तत्वों को नहीं देख रहा है, वो बाहर निकल आया है और प्रकृति ने ही उसको बाहर निकाल दिया है। बुद्धि में वो ज्ञान देके, वो विवेक देके, तो अब वो सिर्फ एक बोल सकते हैं साक्षी है, प्योर है वो, प्रकृति का उसमें कोई रोल ही नहीं है और आराम के पोजीशन में है, कंफर्टेबल हो गया है वो प्रकृति को देख लेता है लेकिन प्रकृति उस पर हावी नहीं होती है और वो एवोल्यूशन से फ्री हो गई है प्रकृति, क्योंकि वो जो 7 तत्व हैं, 7 तत्व नहीं बोलना चाहिए, 7 भाव, अब उसमें बदलाव की जरूरत ही नहीं है। वो सब बदलाव हो रहा था ज्ञान उठाने के लिए, और वो ज्ञान जब मिल गया है तो उन 7 भावों को बदलने की जरूरत ही नहीं है, एवोल्यूशन की जरूरत ही नहीं है, नए प्रोडक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है, कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है, तन्मात्रा बनाने की, महाभूत बनाने की, इंद्रियों के काम करने की किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा किसके लिए काम कर रहे थे? ये प्रकृति के 23 तत्वों की फैक्ट्री किसके लिए काम कर रही थी? पुरुष के लिए, पुरुष को ज्ञान देने के लिए, पुरुष को भोग कराने के लिए, पुरुष को मुक्त करने के लिए। वो हो गया है तो इनका अभी कुछ काम नहीं है। और ये 65th कारिका का मीनिंग है। 66th कारिका में ये बोलते हैं कि ये भी तो हो सकता है कि प्रकृति ने तो इवॉल्व करना बंद कर दिया क्योंकि वो ज्ञान आ गया है, लेकिन पुरुष ने क्या संपूर्ण प्रकृति को देखा है? पुरुष ने क्या प्रकृति के संपूर्ण क्रिएशन को, संपूर्ण एवोल्यूट्स को, सारे सत्व रजस तमस के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को देखा है क्या? वो तो नहीं देखा। तो प्रकृति बंद क्यों हो जाएगी? प्रकृति इसलिए बंद हो जाएगी, प्रकृति अपने मर्जी से नहीं चलती है, पुरुष के आने पे चलती है, पुरुष के आने पे चालू होती है और उसके बाद तब तक ही चलती है जब तक वो पुरुष को वो ज्ञान दिखा दे, जब तक वो अपने अंदर उतना ज्ञान ले ले जिससे कि वो पुरुष को मुक्त कर सके। वो ज्ञान कहां है? बुद्धि में है। बुद्धि का ज्ञान कौन देखता है? पुरुष देखता है। तो पुरुष जब वो ज्ञान देख लेता है और अपने आप को देखता है तब उसको स्वरूप का दर्शन होता है। अब वो अपने आप को पुरुष का दर्शन हो रहा है, तो पूरा दर्शन समाप्त हो गया। हमने बुद्धि देख ली, अहंकार देख लिया, मानस देख लिया, 5 ज्ञान इंद्रियां देख ली, 5 कर्म इंद्रियां देख ली, तन्मात्राओं के बारे में जान लिया, जितनी हमारी क्षमता थी वैसा हमने देख लिया, महाभूतों के बारे में हमने जानकारी ले ली, उसको देख लिया, मूल प्रकृति के बारे में समझ लिया कि यही वो कारण है जिससे कि प्रकृति बन रही है और कोई ना कोई है जो इसका कंट्रोलर है, कोई ना कोई है जो इसको एक्सपीरियंस कर रहा है। किसको? प्रकृति को कंट्रोल कर रहा है, प्रकृति को एक्सपीरियंस कर रहा है, वो पुरुष है।
तो वो पुरुष जो है वो निर्गुण है, क्योंकि जिसमें गुण है वो प्रकृति है, जिसमें गुण नहीं है वो पुरुष है। तो जो अंतिम तत्व था पुरुष, उसको भी हमने समझ लिया, मूल प्रकृति को समझ लिया, 25 के 25 तत्वों को समझ लिया, और कुछ समझने के लिए है ही नहीं। आप ऐसा समझ लीजिए कि आप फिजिक्स के लैब में गए हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ताकि आप एक लॉ को या एक थ्योरी को प्रूव कर सके। वो जब आपका प्रूफ हो गया, मान के चलिए 1 घंटे में हो गया, आपने एक्सपेरिमेंट सेटअप किया और उसको डिवाइस किया, उसको चालू किया, इम्प्लीमेंट किया, उसके डेटा रिकॉर्ड करी, और जो आपके फाइंडिंग आनी थी वो आ गई। तो उसके बाद उस एक्सपेरिमेंट को पकड़ के क्या करेंगे आप? छोड़ देंगे, हो गया काम खत्म। उसी तरीके से प्रकृति अपने अंदर बदलाव लाती है, ज्ञान पैदा करती है, और जब वो ज्ञान एक लेवल तक आ जाता है जिससे कि पुरुष को मुक्ति मिल सके, पुरुष अपने आप को बुद्धि में देख सके, और पुरुष के बाकी 23 तत्वों का कोई काम ही नहीं बचे, तब प्रकृति रुक जाती है, थम जाती है, स्टॉप कर देती है, मॉडिफिकेशन खत्म कर देती है, रजस को जीरो कर देती है, चेंज को जीरो कर देती है। तो जब चेंज को जीरो कर देगी तब ऑटोमेटिकली क्या होगा? सत्व भी जीरो हो जाएगा और तमस भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों साथ में है और ये तीनों हमेशा रहते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि रजस जीरो हो गया, चेंज जीरो हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन जीरो हो गया, एवोल्यूशन जीरो हो गया, लेकिन सत्व अभी भी बैठा है वहां पे, तमस अभी भी बैठा है वहां पे। ये परिस्थिति नहीं आती है। रजस के शून्य होने के साथ ही प्रकृति गायब हो जाती है। तो इस कारण से ये बोला जाता है, और ये 66 कारिका में समझाया हुआ है, कि पुरुष ये सोचता है कि प्रकृति को तो मैंने पूरा देख लिया, मेरे को तो अपना ज्ञान मिल गया, छोटा छोटा ज्ञान लेते लेते अविद्या से मेरे को कंप्लीट विद्या मिल गई कि मैं तो पुरुष हूं और पुरुष ये है। तो मेरे को अब दोबारा प्रकृति की जरूरत क्या है? कोई जरूरत ही नहीं है, मैं तो उसको जान चुका हूं, पहचान चुका हूं, उसका पूरा ज्ञान ले चुका हूं। जो मेरे काम का ज्ञान है, जो मेरा मकसद है प्रकृति को पैदा करने का, वो ज्ञान मेरे को मिल चुका है। तब उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और जो प्रकृति है उसके दिमाग में ये चलता है कि मेरे को तो देखा जा चुका है और मेरे से तो पूरा ज्ञान निकाला जा चुका है, तो अब मेरे को और एक्शन करने की जरूरत क्या है, तकलीफ करने की जरूरत क्या है, भागदौड़ करने की जरूरत क्या है, कष्ट उठाने की जरूरत क्या है? तो वो भी अपना एक्शन बंद कर देती है। एक्शन बंद कर देती है मतलब रजस को बंद कर देती है। अब इससे ये हो जाता है कि हो सकता है कि पुरुष और प्रकृति में कोई कनेक्शन हो। जो पहले बात उठी थी कि पुरुष ने तो पूरे प्रकृति को देखा नहीं, प्रकृति ने तो बीच में ही बंद कर दिया, तो जो देखना छूट गया उसका क्या? तो यहां बात वो हो रही है कि उन दोनों में हो सकता है कनेक्शन हो, लेकिन कोई मोटिव नहीं है। प्रकृति के पास कोई कारण नहीं है कि वो और आगे काम करे, और पुरुष के पास भी कोई कारण नहीं है कि वो प्रकृति को बैठ के देखता रहे। पुरुष फालतू नहीं है, प्रकृति भी फालतू नहीं है। जिस मकसद के लिए प्रकृति बनी थी वो पर्पस सॉल्व हो गया, वो पर्पस फुलफिल हो गया। अब दोनों को एक दूसरे की जरूरत नहीं है, तो अब कोई एवोल्यूशन ही नहीं होता है, और प्रकृति के सारे तत्व जाके वापस मूल प्रकृति में मिल जाते हैं। तो जो गेम था वो खत्म हो जाता है, जो एक्सपेरिमेंट था वो खत्म हो जाता है, जो एक्सरसाइज थी वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए ये कहा गया है 66 कारिका में। अब 67 कारिका में ये बोला जाता है कि जब परफेक्ट नॉलेज मिल जाता है, मतलब पुरुष के ऊपर का नॉलेज क्या हो सकता है? जब प्रकृति को पुरुष तक का नॉलेज मिल जाता है, जब प्रकृति सारे ज्ञान में से
पुरुष का ज्ञान हटा के अलग कर सकती है, डिस्क्रिमिनेट करके निकाल सकती है, इसका मतलब प्रकृति में अभी कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है, कोई संदेह ही नहीं है, कोई इग्नोरेंस नहीं है, कोई अविद्या नहीं है। उसको क्लियर कट स्पष्ट रूप में समझ में आ गया है कि पुरुष क्या है। अब उसके आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पर परफेक्ट नॉलेज अटेन किया जा चुका है। और अभी धर्म अधर्म और ये आपका अज्ञानता और ऐश्वर्य और वैराग्य और राग और अनैश्वर्य, इन सब की जरूरत ही नहीं है। हाँ, इनकी जरूरत थी जब एक गेम चल रही थी, जब एवोल्यूशन चल रहा था, ये बदल रहे थे, इनके अनुसार कर्म हो रहे थे, संस्कार बन रहे थे, अगला जन्म आ रहा था, अगली योनि आ रही थी, उसकी क्वालिटी आ रही थी, उसका ड्यूरेशन आ रहा था। लेकिन अब तो जरूरत ही नहीं है, तो इन सब का भी काम खत्म हो गया। तो जो कॉज था, जो कारण था, जिस कारण से प्रकृति बढ़ रही थी आगे, वो सात भाव, वो भी अभी नहीं है। तो पुरुष जो है अभी लेकिन रहता है जीवित, कहां पर? शरीर के साथ। शरीर है उसके पास। ऐसा नहीं है कि आपको पुरुष का ज्ञान मिल जाएगा, परम तत्व का ज्ञान मिल जाएगा तो आपका शरीर टपक जाएगा वहां पर। ऐसा नहीं है। वो जो पुरुष है वो जीवित है, वो है वहां पर, शरीर के साथ है। और सूक्ष्म शरीर भी हम बोल सकते हैं कि है। क्यों? शरीर है तो सूक्ष्म शरीर होगा, सूक्ष्म शरीर से ही शरीर बनता है। बुद्धि से अहंकार, अहंकार से आपका ज्ञान, ये तन्मात्राएं, तन्मात्राओं से पंचमहाभूत, पंचमहाभूत से इंद्रियां, इंद्रियों से वापस मानस, अहंकार और बुद्धि। तो अब ये सवाल उठता है यहां पर कि जब हम कह रहे हैं कि प्रकृति रुक गई, प्रकृति डिसॉल्व हो गई, प्रकृति कोई एक्शन नहीं कर रही है, तो फिर ये क्या है कि शरीर है? शरीर तो यही बना रहा है। तो उसके लिए वो कहते हैं कि जिस तरीके से एक कुम्हार जब मटका बनाता है, अपने व्हील को घुमाता है और मटका बन गया, तो वो जो व्हील है वो मटका बनने के बाद भी कुछ समय तक घूमता रहता है। अब वो कुम्हार उस व्हील को चलाने के लिए मेहनत नहीं करता है, एक्शन नहीं करता है। मटका बनते ही वो चुपचाप बैठ जाता है। वो ये भी मेहनत नहीं करता है कि मैं इस व्हील को रोक दूं, क्योंकि वो बेकार की मेहनत है, उसको मालूम है व्हील अपने आप रुक जाएगा। तो वो क्यों रोके? तो वो रोकने का भी मेहनत नहीं करता है। उसी प्रकार से जब पुरुष बन जाता है, पुरुष का ज्ञान आ जाता है, पुरुष अपने स्वरूप में आ जाता है, बुद्धि में पुरुष दिखता है, झलकता है, और प्रकृति अपनी कार्यवाही बंद कर देती है, तो भी जिस तरीके से कुम्हार का व्हील चलता रहता है, कुछ समय तक मटके के बन जाने के बाद भी उसी तरीके से शरीर कुछ देर तक रहता है, मोक्ष प्राप्त हो जाने के बाद भी। मतलब पुरुष का ज्ञान, परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी, कंप्लीटली चेतन तत्व में लीन हो जाने के बाद भी, प्योर कॉन्शियसनेस बन जाने के बाद भी, वो शरीर कुछ समय तक साथ देता है। तो इसमें यह कहा जाता है कि जब ये परम ज्ञान मिल जाता है, तब ये संभावना हो सकती है कि कुछ ऐसे संस्कार हो जो सब्लिमिनल लेवल पे हो, नीचे के सरफेस में हो, छुपे हुए हो, उनका अभी समय नहीं आया बाहर निकल के आने का, लेकिन पुरुष का ज्ञान आ गया, वो परम तत्व का ज्ञान आ गया, कॉन्शियसनेस में आप चले गए, माइंड और मैटर पीछे छूट गया। तो उस केस में ये जो संस्कार है, जो छुपे हुए हैं, जो अभी तक
फलित नहीं हुए, खत्म नहीं हुए, वो जो ज्ञान आ जाता है पुरुष वाला ज्ञान, उस कारण से वो संस्कार जल जाते हैं, क्योंकि संस्कारों का अभी कोई रोल ही नहीं रह गया। पुरुष को कोई ज्ञान नहीं चाहिए, पुरुष में कोई मेमोरी नहीं है, पुरुष में कोई माइंड नहीं है, पुरुष में कोई मैटर नहीं है। और ये सब संस्कार जो हैं ये माइंड और मैटर से जुड़े हुई चीजें हैं। ये मेमोरी है जो कि वापस माइंड और मैटर से जुड़ी हुई चीज है। तो जैसे ही पुरुष तत्व आ जाता है, रियलाइज हो जाता है, उसमें हम चले जाते हैं, जाके उसमें विराजमान हो जाते हैं, अपने स्वरूप में चले जाते हैं, तब ये सारे संस्कार, क्योंकि कंप्लीट सही ज्ञान मिल गया है, ये अपने आप खत्म हो जाते हैं, जल जाते हैं, ऐसा बोला जाता है। और वो सेम चीज जो है वो योग में भी बोली जाती है। और जो भाव होते हैं वो रहते हैं, भाव संस्कार नहीं माने जाते, लेकिन वो भाव का आगे कुछ प्रोडक्शन करने का उनका जो कॉज था, कारण का जो पावर था, वो खत्म हो जाता है, क्योंकि वह ज्ञान मिल गया। अब उसमें कुछ और रिजल्ट लाने की जरूरत ही नहीं है, कुछ और आगे प्रोग्रेस करने की जरूरत नहीं है, कुछ और इवॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस रोक दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। ये फिनाले है, ये अल्टीमेट पोजीशन है, ये अल्टीमेट एवोल्यूशन है एक ह्यूमन बीइंग का। और जब किसी ह्यूमन बीइंग में पूरे रूप से चेतना आ जाती है, जागृत हो जाती है, और वो 100% प्योर कॉन्शियसनेस की अवस्था में, स्टेट में, तत्व के समान हो जाता है, तब वो ईश्वर तत्व है। तब वो हम बोल सकते हैं कि इंसान से भगवान बन गया, मैन टू गॉड की जर्नी करके पहुंच गया। उसके ऊपर की जर्नी संभव नहीं है। तो इस तरीके से इसमें बोला गया है। अभी 68 कारिका, कुछ समय के बाद बॉडी से सेपरेशन हो जाता है। मतलब ऐसा समझ लीजिए, कुछ समय के बाद कुम्हार का जो व्हील है वो रुक जाता है। मटका बनने के कुछ समय के बाद कुम्हार का व्हील रुक जाता है। अगर उसमें रजस खत्म हो गया तो वो स्पीड धीरे धीरे रुकते रुकते जीरो हो जाएगी। उसी तरीके से जब पुरुष का कंप्लीट ज्ञान मिलने के बाद प्रकृति भी धीरे धीरे शून्य हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, मूल प्रकृति में मिल जाएगी। और अभी जो मूल प्रकृति है उसमें भी कोई एक्टिविटी नहीं है। जिसको मिलना था मिल गए, अब उसमें भी एक्टिविटी नहीं है। सब कुछ एक किस्म से इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल कंडीशन में है, शून्यता में है, अव्यक्त अवस्था है, अनमैनिफेस्टेड है। अब वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं है। और क्यों? क्योंकि उसका जो प्राइम पर्पस था पुरुष को अपनी जगह वापस पहुंचाने का, वो पहुंचा देती है और वो खुद भी शांत हो जाती है। और जब तक पुरुष इंगेज रहता है मूल प्रकृति के साथ, तब तक उसको भी जागे रहना पड़ता है, उसको भी अलग अलग चेंजेस बुद्धि में, अहंकार में, मानस में करते रहना पड़ता है। वो भी काम कर रही है। लेकिन जैसे ही पुरुष को कंप्लीट ज्ञान वापस मिल जाता है जहां से वो चालू किया, क्योंकि वो मूल प्रकृति से एंगेज करता है तो उसमें वो अटैच हो जाता है, और अटैच होने के कारण उसका ज्ञान गिर जाता है, वो अविद्या में चला जाता है। फिर धीरे 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 प्रकृति उसको वापस विद्या देती है और रवाना कर देती है। अब क्या हो गया? अब एब्सोल्यूट फ्रीडम भी है और फाइनल फ्रीडम भी है। एब्सोल्यूट फ्रीडम और फाइनल फ्रीडम मतलब, एब्सोल्यूट मतलब तो प्रकृति के बाहर आ गया, और फाइनल मतलब दोबारा प्रकृति के अंदर नहीं जाएगा अगर वो हकीकत में निर्गुण हो गया है। तो अगर उसके अंदर सिर्फ चेतना का तत्व है और कोई तत्व नहीं लेकर आया है, तो
अगर वो दूसरे तत्व थोड़ा भी लेकर आया है, 0.001% भी लेके आया है, तो ये संभावना हो सकती है कि 1000 साल बाद, 1 लाख साल बाद, 1 करोड़ साल बाद वो वापस मूल प्रकृति के पास चला जाए और वापस इस भोग के साइकिल में घुस जाए। तो यहां पर यह माना जा रहा है कि उसने एब्सोल्यूट नॉलेज ले लिया है, सब कुछ छोड़ के आया है और फाइनल फ्रीडम में है, फुल एंड फाइनल उसका हो गया है। इस स्थिति में पुरुष को अब वो 3 तरह के दुख जो फर्स्ट कारिका में जहां से ये चालू हुआ था उसका अभी एहसास नहीं होता, क्योंकि वो सारा दुख जो है वो बुद्धि में जा रहा था, अहंकार और मानस के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से। बाहर से कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर आएगी तो इंद्रियों से आएगी, मानस से आएगी। तो ये 6 इंद्रियां हैं जिनसे बाहर का इंपैक्ट अंदर आता है। तो क्योंकि इंद्रियां नहीं है, मानस नहीं है, अहंकार नहीं है, बुद्धि नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है और स्थूल में भी कुछ बन नहीं रहा है, तो ना मेरा शरीर है, ना मेरा मन है, ना मेरा भाई है, बीबी है, मकान है, ना प्रकृति है, ना मैं धरती पे हूं, धरती भी नहीं है, ना आकाश है ना, ना तो बाढ़ आएगी अभी, ना तो तूफान आएगा, कुछ है ही नहीं, तो क्या आएगा। पूरी की पूरी जो सृष्टि है वो नहीं है अभी, सिर्फ मैं हूं आत्मा की अवस्था में मैनिफेस्टेड, मैं हूं। और मूल प्रकृति अनमैनिफेस्टेड, संभावनाओं में, अनंत की संभावनाओं में, अनंत काल तक मूल प्रकृति है मेरे साथ और मैं अनंत समय तक जिंदा रहने वाला, ना पैदा हुआ ना मरने वाला, लेकिन रहने वाला पुरुष और इंडिविजुअल पुरुष। तो जितने हम जीव हैं उतने पुरुष भी हैं, जो पहले बोला गया। तो हम सब अपने जर्नी पे हैं, अपने मोक्ष के जर्नी पे हैं, अपने नॉलेज के जर्नी पे हैं, अपने पेन प्लेजर के जर्नी पे हैं, सब इंडिपेंडेंट हैं। तो हम जो ये सोच लेते हैं मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरा शरीर, मेरा चश्मा, मेरा घर, मेरा धर्म, मेरा देश, ये सब अविद्या है। और जो भी आदमी इन सब आइडेंटिटीज की बात करता है उसको अभी तक सच्चाई मालूम नहीं पड़ी है, वो अभी भी अविद्या में है। उसको दुख झेलना पड़ेगा, तब जाके उसको समझ में आएगा कि सच्चाई क्या है। तो ये 68 पे जाके सांख्य का जो ज्ञान है वो एक किस्म से हम बोल सकते हैं खत्म होता है। 69th में वो ये बोलते हैं कि ये जो ज्ञान है ये सबके समझ में आने वाला ज्ञान नहीं है, और ये जो है पुरुष के साथ समझाया हुआ है, जिसमें कि जीवों का आना, जीना और मरना, इसके बारे में बताया हुआ है। और ये जैसे ऋषियों ने बताया है, और जो परम ऋषि है, यहां पर बात हो रही है कपिल मुनि की, कि उनके अनुसार ये बताया हुआ है। तो मतलब ये एक अद्भुत ज्ञान है, एसोटेरिक नॉलेज है, एब्स्ट्यूस नॉलेज है, और ये पुरुष के पर्पस को बता रहा है, जहां बता रहा है कि पुरुष जीवन देता है, जीवन मेंटेन करता है, जीवन का अंत करता है। कैसे? प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति को चला के, कैसे? मूल प्रकृति में जाके, मूल प्रकृति की पॉसिबिलिटी से वो प्रकृति बनाता है, और प्रकृति आती है, प्रकृति चलती है, प्रकृति खत्म होती है। तो ये काम है पुरुष का। और ये पूरा का पूरा डिटेल में ऋषियों ने बताया है, उसमें भी सबसे प्रथम श्रेणी में इसमें कपिल मुनि का नाम लिया जा रहा है, जो
78th कारिका है, उसमें ये कहते हैं कि ये जो फोरमोस्ट, टॉप मोस्ट डॉक्ट्रिन, मतलब ये टीचिंग्स जो कि हमको कंप्लीटली प्यूरिफाई कर देती है, हमारे अंदर से सत्व रजस तमस तीनों गुणों को निकाल देती है, हमको निर्गुण कर देती है। ऐसा नहीं हमको सत्व में जाके बैठा देती है, हमको स्वर्ग में जाके बैठा देती है, हम बोले कि अच्छे दिन आ गए हमारे, वो भी नहीं है। अच्छे दिन कभी लास्ट नहीं कर सकते, वो बदलते रहेंगे, क्योंकि प्रकृति में रजस है, वो चेंज होता रहेगा। तो कहते हैं कि ये जो फोरमोस्ट डॉक्ट्रिन है, सबसे ज्यादा पवित्र करने वाला डॉक्ट्रिन है, टीचिंग है, ये कपिल ने दी असुरी को, उस पे कंपैशन के कारण, मतलब कंपैशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, सहानुभूति के कारण, क्योंकि इससे दुख मिटता है। और असुरी ने फिर पंचशिखा को सिखाई, और जिसने फिर इस शास्त्र को, इस टीचिंग को, इस डॉक्ट्रिन को बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया। तो ये प्यूरिफाइंग इसलिए है क्योंकि पुरुष के अंदर अगर 3 गुण आ जाते हैं तो वो इम्प्योर हो जाता है और बहुत इविल फेस करता है, वो 3 प्रकार के दुख फेस करता है। तो इसलिए ये 3 गुणों को खत्म करके प्योर पुरुष के स्टेट में जाने के लिए, जहां पर निर्गुणता हो, ये बहुत जरूरी है इस शास्त्र को समझना, सीखना, अध्ययन करना, प्रैक्टिस करना, जीवन में उतारना। क्योंकि इससे ऊपर प्यूरिफाइंग कोई इतना डिटेल में कोई डॉक्ट्रिन नहीं है। फिर 71st कारिका में बोलते हैं कि ये जो है शास्त्र, ये जो दर्शन, ये एक बहुत ही लंबे ट्रेडिशन, एक बहुत ही लंबे गुरु शिष्य परंपरा से दी गई है, और ये जाके पहुंची ईश्वर कृष्ण के पास, जो कि एक अच्छे इंसान थे, और उन्होंने इसको समझा, गहराई से समझा, और इसकी समरी आर्य के मीटर में हम लोगों के सामने रखी है। आर्य का मीटर वो श्लोकों का मीटर होता है जिस स्पीड से पढ़ा जाता है या जिस फॉर्मेशन में पढ़ा जाता है। तो यहां पर वो जिक्र कर रहे हैं ईश्वर कृष्ण का कि उन तक कहां से आया ये। और आर्य उसको भी बोलते हैं जिसने सच पा लिया है, सच हासिल कर लिया है, और जिसका माइंड जो है अति सात्विक है, बहुत ही मतलब संतों वाला है, उच्च कोटि का है। तो ये वो शास्त्र है जो ये दर्शाता है कि, या बोल सकते हैं कि ईश्वर कृष्ण का सांख्य कारिका अपने आप में एक कंप्लीट शास्त्र है, और ये कोई सेक्शन नहीं है, कोई पीस नहीं है। ये सारे जो ज्ञान हैं वेद में, उनका निचोड़ है, और इसके जितने भी आप कारिका समझ लीजिए, ये वेदों से है। कोई बोले ये वेद से नहीं है, उन्होंने अपना बनाया है, ऐसा नहीं है। तो जब कपिल मुनि बोलते हैं कि ईश्वर नहीं है, उसका सपोर्ट वेद से है। जब कपिल मुनि बोलते हैं कि वैदिक रिचुअल हर बार काम नहीं करते हैं, इसका सपोर्ट भी वेद से है। और जब वो बोलते हैं कि अलग अलग चीजें कि मूल प्रकृति है, वो भी वेद से है, पुरुष है, वो भी वेद से है, एक एक तत्व का सपोर्ट का प्रूफ वेद है। तो कहीं पर भी उनका अपना फैब्रिकेशन या अपना थॉट नहीं है। और ये अपने आप में कंप्लीट है। ये 72 कारिकाएं पढ़ने से आपको और कुछ पढ़ने की हकीकत में जरूरत नहीं है। अगर आप इसका बढ़िया से अध्ययन करते हैं, इसको उतारते हैं, तो इसके अलावा कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है।
आपके सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा, जीवन में जो चाहिए वो मिलेगा, आपको धन दौलत वैभव चाहिए वो मिलेगा, आपको मोक्ष चाहिए वो मिलेगा, सब मिलेगा। क्योंकि इन्होंने ये कहा है 25 तत्व समझाने के बाद कि कंप्लीट ट्रूथ मिल जाता है आपको, आपको पुरुष तत्व मिल जाता है। अब पुरुष तत्व ही क्रिएशन का प्रोसेस चालू करता है, पुरुष तत्व ही इसको कंट्रोल करता है, पुरुष तत्व ही इसको एक्सपीरियंस करता है। तो जो बुद्धि के 50 लेवल हैं, उन लेवलों को आप जब पुरुष तत्व को पहचानते हैं, उससे आप उन लेवल्स को पीक तक ले जा सकते हैं। आपको अविद्या है, निकाल सकते हैं, आपको अस्मिता है, उसको हटा सकते हैं, राग द्वेष है उसको गायब कर सकते हैं, भय है उसको हटा सकते हैं, इंद्रियों में कमियां हैं उसको ठीक कर सकते हैं, असंतोष है उसको संतोष में बदल सकते हैं, आपके अंदर कुछ कमजोरियां हैं, वीकनेस है, फेलियर है, तो वो जो भी नेगेटिव है, नेगेटिव सक्सेस या लैक ऑफ परफेक्शन, उसको आप परफेक्ट कर सकते हैं। तो 50 उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ये तो आपका कंप्लीट मैन्युअल है भगवान बनने का, ईश्वर बनने का, और अपने जीवन को टॉप लेवल पे ले जाने का। इसके ऊपर कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इस देश में क्या होता है, हम जैसे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, वैसे हम अपने शास्त्र पढ़ते हैं। हम दाल भी लेते हैं, दही भी लेते हैं, सैलड भी मंगाते हैं, रोटी भी लेते हैं, चावल भी लेते हैं, शायद कोई और बैठा हो तो नॉनवेज भी मंगा ले, या उसके बाद डेजर्ट मंगा ले, या 2 प्रकार के डेजर्ट हो जाएंगे। वो हमारा भोज, वो हमारा खाना है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी ऐसे नहीं चलती है। स्पिरिचुअलिटी में आपको एक पे चलना पड़ता है, एक दर्शन शास्त्र पे। आपको मांगता है आप 1000 दर्शन शास्त्र पढ़िए, लेकिन फॉलो एक ही को करना पड़ता है, क्योंकि वही आपको पहुंचाएगा। 2 दर्शन शास्त्र को आप मिक्स करेंगे, कंप्लीट खिचड़ी बन जाएगी, कंप्लीट खिचड़ी बन जाएगी, अटर कंफ्यूजन में आ जाएंगे और पाथलेस हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि हर चीज अलग अलग है। मान लीजिए आपको खांसी है, आप गए आयुर्वेद के पास, उसने आपको 2 दवाइयां दी। आप गए होम्योपैथ के पास, उसने आपको 4 दवाइयां दी। आप गए एलोपैथ के पास, उसने भी आपको 2 दवाइयां दी। अब आपने क्या किया, एलोपैथ का 1 दवाई लिया, होम्योपैथ का 2 दवाई लिया, और इसका आयुर्वेद वाले का 1 गोली लिया। आप खा रहे हैं उसको, फिर बोल रहे मेरी खांसी नहीं जा रही है, मेरे को तो ये भी हो गया, वो भी हो गया, वो भी हो गया। तो फेथ करना पड़ता है, ये मैटर ऑफ फेथ है, ये थाली नहीं है। तो आपको फेथ करना पड़ता है। आप एलोपैथी भी लेंगे तो भी फेथ करना पड़ेगा, होम्योपैथ लेंगे तो भी फेथ करना पड़ेगा, आयुर्वेद लेंगे तो भी फेथ करना पड़ेगा, अपनी कोई होम कुक्ड रेमेडी लेंगे, होममेड रेमेडी लेंगे तो उस पर भी फेथ करना पड़ेगा। क्योंकि मॉडर्न साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि दवाई बिना फेथ के काम नहीं करती है। 50% चांस है। 50% लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बिना दवाई, एक्चुअल दवाई के भी कैप्सूल देने से वो ठीक हो जाते हैं, विश्वास से कि मैं दवाई खा रहा हूं। तो ये फेथ है, और ये फेथ को कन्विक्शन पे ले जाना पड़ता है, और कन्विक्शन पे जब जाएगा तब आपके अंदर अनलिमिटेड पावर खुलता है, और जब वो अनलिमिटेड पावर का गेट खुलेगा तभी आप कुछ बड़ा काम कर पाएंगे। तो ये बोलते बोलते वो 72nd जो कि अंतिम कारिका है उस पे आते हैं। वो कहते हैं कि ये जो षष्ठी तंत्र में, षष्ठी तंत्र पंचशिखा की लिखी हुई है, लेकिन अभी हमारे बीच में नहीं है। तो ये जो षष्ठी तंत्र में 60 टॉपिक जो कवर किए गए थे, उन्हीं 60 टॉपिक्स को ईश्वर कृष्ण ने यहां पे 72 कारिकाओं में कवर किया है। वही चीज है। और वो जो षष्ठी तंत्र है उसको समझना थोड़ा कठिन था,
क्योंकि उसमें सिर्फ एसेंस नहीं है, उसमें तर्क भी है, दूसरे दर्शन वालों के साथ तर्क भी है, तो वो बहुत एकेडमिक हो जाता है। बट अभी तो हमारे बीच में है भी नहीं वो। तो इन्होंने वो 60 जो तंत्र हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो वहां पे एलिमेंट्स दिए हुए थे, उन्हीं में से ये सांख्य की कारिकाएं लिखी हैं। तो इसमें कुछ कुछ मेन पॉइंट्स हैं। एक है कि एक प्रधान होता है, प्रधान मतलब मूल प्रकृति। मूल प्रकृति का प्रिंसिपल षष्ठी तंत्र से है, और वो प्रधान अकेला होता है, मतलब मूल प्रकृति अकेली है, वो भी षष्ठी तंत्र से है। और वो ऑब्जेक्टिव होती है, वो भी षष्ठी तंत्र से है। और प्रकृति और पुरुष अलग अलग हैं, वो भी षष्ठी तंत्र से है, कि उनमें क्या भेद है वो वहां से लिया हुआ है। और प्रकृति पुरुष के अधीन है, पुरुष की सबॉर्डिनेट है, पुरुष उसका बॉस है, उसके इंस्ट्रक्शन पे काम करती है, उसके कंट्रोल में काम करती है, ये भी षष्ठी तंत्र से है। और पुरुष जो है वो अनेक है, उसमें प्लूरैलिटी है। तो वो प्लूरल, प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो रहा है, ओके, तो वो उसमें मल्टीप्लिसिटी है। तो वो मल्टीप्लिसिटी से जो उसका बेस है वो वापस षष्ठी तंत्र है। और एंड में जो पुरुष और प्रकृति अलग हो रहे हैं, तो वो भी पूरा का पूरा षष्ठी तंत्र से लिया हुआ है। और शुरुआत में दोनों मिलते हैं, और प्रकृति का जन्म आता है, वो भी षष्ठी तंत्र से है। और ड्यूरेशन क्या है, कितना दिन ये चलता है, वो भी वहीं से है। और जो पुरुष है वो इनएक्टिव है, मतलब उसमें कोई एक्शन का पावर नहीं है, उसमें कोई रजस नहीं है, उसमें कोई एजेंसी नहीं है, उसमें कोई डूअरशिप नहीं है, वो सिर्फ देखता है। तो वो भी वहां से लिया हुआ है। तो इस तरीके से जो 10 सबसे ज्यादा रेडिकल, मतलब हटके टॉपिक्स जो समझाए हुए हैं, वो यहां से। उसके अलावा वो जो 5 प्रकार के अविद्या है, क्लेश बोल लीजिए, जिसमें कि हमारा अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, वो वहीं से है। और 9 प्रकार के संतोष हैं, वो भी वहीं से है। 28 प्रकार की इंद्रियों की डिसेबिलिटीज है, वो भी वहीं से है। 8 प्रकार की सत्ता है, पावर है, सक्सेस है, परफेक्शन है, जो हम एंड में हासिल करते हैं बुद्धि में, वो भी वहीं से है। तो ये 5 प्रकार के एरर, 9 प्रकार के संतोष, 28 प्रकार के जो डिसेबिलिटी है, और 8 प्रकार की सत्ताएं, पावर, ये सब आप मिलाएंगे तो 50 स्टेट होती हैं बुद्धि के। तो इसमें जो भी कमी है उसको हम कैसे ठीक करते हैं? हम पुरुष को मूल प्रकृति में उस संभावना में देखते हैं कि ये कमी नहीं है। तो जब हम उसमें देखते हैं कि ये कमी नहीं है, वो संस्कार आके बुद्धि में बैठता है, बुद्धि से आके अहंकार में बैठता है, अहंकार से आके तन्मात्रा में बैठता है, तन्मात्रा से आके पंच महाभूत में बैठता है। और अगर सब्जेक्टिव लेवल पे कुछ चेंज करना है, तो वो फिर अहंकार से मानस, अहंकार से 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, वहां आके वो एनर्जाइज करता है। मूल प्रकृति क्या कर रही है? एनर्जी इंजेक्ट कर रही है सिस्टम में। हम सिस्टम है, हमारे अंदर एनर्जी इंजेक्ट करती है मूल प्रकृति। किसके कहने पे? कौन तय करता है? वो पुरुष तय करता है। तो अगर ये 50 जो बुद्धि के लेवल हैं, उसको आपको ठीक करना है, तो आपको अपने पुरुष को मूल प्रकृति के पीछे उस टॉपिक पे लगाना होगा जहां पर आपको इंप्रूवमेंट चाहिए। आपकी बुद्धि वहां इंप्रूव हो जाएगी, अहंकार इंप्रूव हो जाएगा, तन्मात्रा इंप्रूव हो जाएगी, पंचमहाभूत इंप्रूव हो जाएगा। पूरा एक वर्किंग सिस्टम है। लेकिन अगर पुरुष को ही आप नहीं पहचानते हैं, इनएक्टिव है पुरुष, तो अगर आपने पुरुष को ही नहीं पहचाना, आपकी जो प्रकृति है वो बंधन में ही है, तो बंधन में आप क्या क्या करवा लोगे उससे?
तो ये चीज को समझने का जरूरत है। और इसी के साथ वो बोलते हैं कि ये जो वर्क है, ये जो शास्त्र जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये वकस्पति मिश्रा के बहुत बड़े भाष्य के ऊपर आधारित है, जिसका नाम है तत्व कौमुदी। उसका मीनिंग है द मून लाइट ऑफ ट्रुथ, सत्य की चांदनी की रोशनी। और ये आशा की जाती है कि ये आनंद देगा और कई लोगों के जीवन में आनंद को आमंत्रित करेगा, ब्लूम कराएगा और प्योर हार्ट्स बनाएगा अच्छे इंसानों के। और इसी के साथ ये सांख्य और तत्व कौमुदी, जो कि श्रीमद् वकस्पति मिश्रा की लिखी हुई है, और ये जितने भी 6 दर्शन शास्त्र हैं, ये सबसे ऊंची मानी जाती है। और इसको जो हमने पढ़ा, उसका ट्रांसलेशन जो है वो स्वामी वीरूपक्षानंदा, जो कि रामकृष्ण मिशन के हैं, उनके माध्यम से ये किताब लिखी हुई है इंग्लिश में। और हम लोग ने उसका अध्ययन किया है और समझने की कोशिश करी है कि ये सांख्य क्या है। सांख्य वो है जो आपको आपके असली तत्व, मतलब सेल्फ, पुरुष का ज्ञान देता है विवेक के द्वारा। अपने अंदर में वो एक इतना ज्ञान पैदा करता है कि आप पूरे प्रकृति को छोड़ के पुरुष को खोज के निकाल लेते हैं। 25 तत्वों में से एक ही तत्व पुरुष का है, बाकी सारे प्रकृति के। तो ये 24 को साइड करके आप पुरुष को पहचान लेते हैं, तभी ही आपको मोक्ष मुक्ति मिलती है, तभी ही आप प्रकृति के कंट्रोलर बनते हैं। तो ये है, हमने इसको खत्म किया अभी। और किसी के अगर क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं, या इसमें चाहते हैं कि लास्ट के कुछ कारिका जिसको कि मैंने थोड़ा स्पीड से कवर किया, उसको दोबारा सुनना चाहते हैं तो अपने उसको मेरे ख्याल से कल परसों में कवर कर सकते हैं। अगर अभी किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। हाँ वही सर, कल कल परसों आप वो लास्ट का जो 3 कारिका है उसको थोड़ा सा और एक बार करें। ठीक है। और कोई, किसी का कोई क्वेश्चन? सर इसके बाद आगे हमें क्या करना होगा, क्या आदेश है? नहीं, आदेश की बात क्योंकि नहीं अभी है। अभी सुपरफिशियल तोते की तरह आ गया है, लेकिन अभी वो कैसे उसको करना है वो प्रैक्टिकल नहीं हुआ है। तोता कौन है? तोता कौन है? हम्म। मेरी बुद्धि में चला गया, पुरुष ने उसको सुन लिया है। तोता मैं ही हूँ। तोता आप हैं, तो आपके अंदर बुद्धि में मेरे चला गया है, हाँ जी, तो बुद्धि को समझ में नहीं आया है। बुद्धि को समझ में आ गया है, लेकिन उसको यूसेज नहीं आती है अभी। बुद्धि को क्या समझ में आया है बताइए? बुद्धि को सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आया है, उसको यूज कैसे अरे करना कौन है। कौन सा कॉन्सेप्ट बुद्धि को समझ में आया? बुद्धि को ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया है कि सब मूल प्रकृति में असीमित संभावनाएं हैं, और जब हम पुरुष के ऊपर गौर करेंगे, बेसिक जो चीज़ समझ में आई, पुरुष के ऊपर जब हम कंसंट्रेट करेंगे, पुरुष पे पहुंच जाएंगे, तो हम उस वो पुरुष जहाँ मूल प्रकृति में देखेगा, वो संभावना हमारी फलित हो जाएगी, वो ओके, संभावना हमारी ओके, ओके, मटेरियलाइज हो जाएगी, मैनिफेस्ट हो जाएगी। ओके। आपने तोता ठीक ही बोला। एक्चुअली यहाँ पर ना, याद नहीं करना है, अनुभव करना है। हाँ सर, वही तो मैंने कहा कि अभी प्रैक्टिकल में कैसे लाना है उसको। ना, प्रैक्टिकल में
बहुत सरल है। कि मुझे पता चले कि मैं इस टाइम किस तत्व में हूँ, मेरे जिससे मैं अभी बात कर रही हूँ वो किस तत्व में है। अभी आप किस तत्व में हैं? अभी मैं किस तत्व में हूँ? अभी क्या अनुभव हो रहा जब मैं सुनती हूँ तब तो मैं है? नहीं नहीं आनंद से। सुनती, नहीं नहीं सुनती हूं नहीं, मैं पूछ रहा हूं अभी क्या अनुभव हो रहा अभी क्या अनुभव हो रहा है? अभी है? मैं हाँ, बुद्धि में हूँ सर। नहीं मैं पूछ रहा हूं अनुभव क्या हो रहा है? अनुभव क्या हो रहा है? हाँ, अनुभव मुझे हो रहा है कि मुझे सुपरफिशियली चीजें समझ में आ गई हैं, नहीं ये तो लेकिन अनुभव नहीं है ना, ये तो आप रिकलेक्ट कर रही है। अच्छा ये अनुभव नहीं है। हाँ, जैसे अनुभव एक एक मिनट, आप अभी कहाँ पर हैं? घर में। घर में हैं, ओके। किचन में जाइए, थोड़ा सा नमक अपने जीभ पे डाल के आइए। ओके, प्रैक्टिकली करना है मुझे ये। हाँ, प्रैक्टिकली करना है, ओके। अनुभव करना है नमक का टेस्ट, और समझाना है कि क्या अनुभव हुआ। सर टेस्ट तो कर लिया मैंने। हाँ, तो अनुभव क्या है? अनुभव क्या है? नमक लग रहा है सर। नमक तो शब्द है, हाँ आई अनुभव नो। क्या है? आई नो। इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि क्या लग रहा है? नमकीन लग रहा है। नहीं, नमकीन से क्या समझ में आता है? हाँ वही तो ना सर। तो ऐसा है कि शब्द और अनुभव दो अलग डिपार्टमेंट हैं। हम दुनिया का अनुभव शब्दों से करते हैं और सोचते हैं कि हमने अनुभव किया। यू आर राइट सर। हाँ, वो हमें आदत पड़ी हुई है उसी तरह। अब हमें ये सांख्य की आदत डालनी है, इसीलिए मैं पूछ रही थी। नहीं आदत वापस अलग चीज हो अटैचमेंट। गई। अटैचमेंट। नहीं, आदत हो गई रेपिटेशन करके मेमोराइज करना। जैसे ओके। कोई भी चीज आप बार बार करेंगी तो उसकी आदत पड़ जाती है, और उसके संस्कार बन जाते हैं, वो ऑटो मोड में चलता है। तो यहाँ उसकी भी बात नहीं हो रही है, यहाँ एक्सपीरियंस की बात हो रही है, यहाँ अनुभव की बात हो रही सर जब आप मेरे से बात कर रहे हैं है। तो आपको ये अनुभव हो रहा होगा ना कि मैं किस तत्व में हूँ। वो आप रिपीटेटिवली जब आप बात करते होंगे उससे हुआ होगा, तो उसी से आप बहुत जल्दी निष्कर्ष पे पहुंच जाते होंगे। नहीं नहीं, ये सब देखो। इसलिए मैं पूछना चाह रही थी कि अभी जब मैं समझ गई हूँ तो आगे मुझे कैसे अपनी जर्नी शुरू करनी होगी। हाँ, तो तुम अभी बताओ कि क्या अनुभव कर रहे हो? क्लैरिटी शुरू हो गई है, ये मेरा अनुभव है। ओके, कहां पर मैंने क्लैरिटी, कहां पर क्लैरिटी का अनुभव हो रहा है? क्लैरिटी टू लीड माई लाइफ। क्लैरिटी टू लीड बाय लाइफ। मैं क्या पूछ रहा हूं कोई कि कोई अनुभव क्या हो रहा है, आप कह रही हैं क्लैरिटी टू लीड माय लाइफ।
नहीं, आपने कहा अनुभव क्या हो रहा है, अभी तो मैंने अभी क्लैरिटी एक फील हो रही है। नहीं 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 आपने नहीं पूछा किसकी क्लैरिटी, तो मैंने जवाब दिया कि नहीं क्लैरिटी तो ढूंढी हाँ, तो करें। मैं उसी पे आ रहा हूं ना। जब आपने नमक को जीभ में लगाया हम्म। तो आपको एक टेस्ट आई, करेक्ट। है ना? वो टेस्ट आपका एक्सपीरियंस है, अनुभव है। ठीक है। लेकिन उस एक्सपीरियंस को आप समझा नहीं पाएंगे। ओके। तो शब्द और अनुभव दो अलग चीजें हैं। अभी जब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या अनुभव हो रहा है, तो आप बोल रही हैं कि क्लैरिटी आ रही है। नहीं, वो सर उस क्वेश्चन पे मैंने क्लैरिटी कहा जब मैंने आपको एक बताया कि आपको जैसे शायद पता चल जाता होगा बातें करने पे नहीं, कि उसको छोड़ दो, वो शब्दों अच्छा, को उसको छोड़ दो। छोड़ दो। ओके, हाँ, छोड़ दिया सर। अभी क्या अनुभव हो रहा है? अभी क्या अनुभव हो रहा है कि मैंने नमक टेस्ट किया, इसको मैं वो डिस्क्राइब तो नहीं कर पास्ट है, सकती। वो तो पास्ट टेंस। मैं पूछ रहा हूं अभी एक्सपीरियंस क्या हो रहा है। तुम रिकॉल करके बता रही हो कि मैंने नमक टेस्ट किया और मैं समझा नहीं पाई कि उसका प्रेजेंट में मुझे क्या फील हो रहा है। हाँ, मुझे नाउ अच्छा लग रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है बात करने में। आपको अच्छा ज्ञान लग। प्राप्त हो रहा है। नहीं, ज्ञान प्राप्त हो रहा है, फिर वो एक्सपीरियंस नहीं है। आपके अंदर अच्छा लग रहा एक्सपीरियंस। है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, मेरे को ये बताइए कि आपके अंदर एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? आपके अंदर में एक्सपीरियंस कहाँ से ओरिजिनेट होता है? वो नमक को आप अपने हाथों पे लगाइए, आपको स्वाद आएगा क्या? नहीं आएगा सर। नहीं आएगा। आपको क्या अनुभव होगा हाथों पे नमक लगाने से? जलेगा, जल सकता है। जल हाँ, सकता है। ओके, तो अभी एक बार दोबारा कट जाइए। कट सकता है। मतलब ज्यादा वो तो वेरी करेगा कि कितनी देर, क्या सा नहीं अभी नहीं कुछ। आप नहीं नहीं आप किचन में जाकर थोड़ा सा नमक उठाइए हाथ में और अपने हाथ पे लगाइए। हाँ तो और सर, उसके स्पर्श बाद आगे। होगा। हाँ स्पर्श होगा। उस स्पर्श जब वो करेगा तो मुझे उसका वो खुरदरापन फील होगा। हाँ, ये अनुभव है। हम्म। तो वही नमक जब जीभ में आप दे रहे हैं तो नमकीन है, हाथ में स्किन पे दे रहे हैं तो खुरदरापन है। और वही नमक को जब आप देख रहे हैं तो कौन से रंग का अनुभव हुआ आपको? वो सफेद। सफेद आज हुआ। सफेद था। हाँ, सफेद था। तो अलग अलग इंद्रियों से अलग अलग अनुभव आ रहे हैं, ठीक सेम है। सब्सटेंस, ठीक है। है ना? तो 5 इंद्रियां हैं जहां से हमको ज्ञान आता है, वो अनुभव का ज्ञान है। ठीक है। अच्छा, और कौन सी ज्ञान इंद्रिय है 5 के अलावा? आंख, कान, नाक, जीभ और चमड़ी के अलावा और कौन सी ज्ञान इंद्रिय है? मानस। मानस। मानस को भी मानते हैं। हाँ, तो इसका मतलब मानस भी अनुभव कराती है। यस सर। ओके, तो अभी मैं आपसे पूछता हूं कि आपके पास अनुभव करने के 6 ही इंद्रियां हैं और कुछ नहीं। ठीक है। ठीक है सर। अभी आप बताइए कि आपको क्या अनुभव हो रहा है, क्योंकि ये जो 6 है ये चेतना देने वाली है। ये आपके अवेयरनेस को सिग्नल देती है, आपके कॉन्शियसनेस को सिग्नल दे रही है ना? नमक से आपको जीभ में टेस्ट आया, हाथ में खुरदरापन आया, दिखने में सादा रंग दिखा। तो ये कौन देख रहा है? जो चेतन है उसके लिए है ना, पुरुष के लिए है। यस सर। हाँ, तो पुरुष की जो चेतना की इनपुट है वो 6 जगह से आती है, 6 तत्व है उसके। ठीक है सर। और पुरुष को आपके अंदर की चेतना को बाहर कुछ करना है
तो उसके 5 तत्व हैं, 5 कर्म इंद्रियां। यस सर। उसमें आप बाहर किसी और को एक्सपीरियंस करा सकती हैं या उसमें बदलाव ला सकती हैं। यस सर। हाँ, तो अभी मुझे बताइए कि आप क्या अनुभव कर रही हैं। सर आंसर नहीं आ रहा। अरे आंसर के लिए ये कोई एग्जाम नहीं है। आप अनुभव नहीं, क्या कर रही आई है वो बताइए। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना सर, आप क्या क्वेश्चन में फिर से। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस समय आप क्या अनुभव कर रही हैं। सर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगी। आपने मुझे कहा मेरे कि को मेरे को आगे पीछे नहीं जाना है, मेरे को अभी में रहना है। ओके। आगे पीछे जो है वो मन, अहंकार, बुद्धि ये जाती है। लेकिन जो आपकी ज्ञान इंद्रियां हैं वो प्रेजेंट में ही काम करती है। आंख आपकी पास्ट में फ्यूचर में नहीं देखती है, कान आपका पास्ट फ्यूचर में नहीं सुनता है, जीभ आपको टेस्ट अभी का देगी, 2 घंटे पहले का टेस्ट सेंस करके नहीं देगी। आप बेशक मेमोरी से निकाल के ला सकते हैं उसको, है ना। तो इंद्रियां जो हैं वो प्रेजेंट में काम करती हैं। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको अभी इस समय क्या अनुभव हो रहा है। सर मेरे इंद्रियों ने तो जो अनुभव किया, हम्म। उसके बाद मनस ने सोचा कि सारी इंद्रियां अलग अलग चीज महसूस कर सकती हैं, और मुझे ये सोच के आपका अचरज हुआ। ये मेरा आपका नहीं नहीं मैडम, आपका थिंकिंग प्रोसेस चालू हो गया। हाँ ये सर। आपने थिंक किया, रीजनिंग की। ये आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। हाँ, तो मैं आपसे रीजनिंग करने नहीं बोल रहा हूं, मैं आपसे एक्सपीरियंस करने बोल रहा हूं। मैं आपसे विटनेस करने बोल रहा हूं कि आप जब बैठती हैं, वहां पर बैठी हैं, और मान लीजिए आप आंख बंद करके बैठी हैं, तो आप क्या विटनेस कर रही हैं, क्या एक्सपीरियंस कर रही हैं, क्या अनुभव कर रही हैं, ये मेरा प्रश्न है। सर जब मैं बैठती हूँ तो आपको सुनती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। अरे मैडम, आप वापस अरे पास्ट में नहीं सर, चली गई। मैं नहीं, पूछ रहा हूं कि इस समय मैं जब मुंह बंद कर दूंगा, अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है। ओके। हम्म, मुझे समझ में आ रहा है। नहीं तो जब आपको अच्छा लग रहा है तो उसके साथ में कोई और विचार, कोई दुख दर्द कहानी यहाँ वहां की, पास्ट की, फ्यूचर की कुछ आती है क्या। नहीं आती है सर। नहीं कभी आती कभी है। बीच में आती है, जब आपका कोई ऐसा कोई पॉइंट आता है, तब लगता है कि हाँ उससे रिलेटेड ये चीज है, पर इस वक्त फिलहाल कोई नहीं है। हाँ, मैं अभी की बात कर रहा हूँ ना। आपको पास्ट से प्रेम है। आप हिस्ट्री के स्टूडेंट है क्या। नहीं सर। हाँ, तो बार बार पास्ट में क्यों चली जाती है। सही तो बात है। अभी आपको अच्छा लग रहा है, इतना ही काफी है। मेरे को अच्छा लग रहा है। अब मेरा क्वेश्चन है कि जब आपको अच्छा लग रहा है उस टाइम पे कोई दूसरा थॉट आ रहा है क्या वहां पर। नहीं सर। नहीं आ रहा है। अभी ये जो 3 वो हैं, अंतःकरण के माइंड्स बोल लीजिए, मानस, अहंकार और बुद्धि, यस सर। इसमें आनंद का एहसास कहां पर आता है। बुद्धि में। बुद्धि में। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस समय आप कहां पर हैं। बुद्धि में। बुद्धि में।
बुद्धि सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है? सात्विक है। हाँ, तो आप सात्विक अवस्था में हैं। बुद्धि को हम स्वर्ग की अवस्था बोल सकते हैं, हेवनली स्टेट। टूवर्ड्स बोल सकते हैं, पूरी तरह नहीं। पूरी तरह क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन मैं नहीं पूछती फिर आपसे अगर पूरी तरह मुझे चीजें समझ के आनंद आ रहा होता। अभी आनंद में कमी है थोड़ी, इसलिए मैंने कहा कि हाँ, आनंद में क्या पूर्ण कमी पूर्ण। है? मतलब आनंद में जो कमी है, मतलब कुछ और अनुभव हो रहा है साथ में? नहीं नहीं, अनुभव नहीं, वो अज्ञानता के कारण संतोष नहीं है। क्या चीज की अज्ञानता आपको अभी है इस समय? नहीं, वही जो मैंने आपसे शुरू में पूछा कि हम तत्व कैसे जान पाते हैं कि कौन से तत्व में है। आप मुझे पहुंचा रहे हैं वहां पे, लेकिन जो रास्ता मैं खोज नहीं पा रही थी उसकी वजह से कभी कभी आनंद आ रहा है क्योंकि काफी कुछ समझ में आ गया, लेकिन जो पूरा नहीं समझ में आया उसकी वजह से कमी महसूस नहीं, होती है। दिक्कत क्या है कि आप हैं यहाँ पर शरीर के हिसाब से, लेकिन मन आपका पीछे भाग जाता है। नहीं सर, इस वक्त बिल्कुल पीछे नहीं है। हाँ, तो आई मीन नाउ। इस समय क्या अनुभव हो रहा है? सर इस टाइम अच्छा लग रहा है बिकॉज इट्स गेटिंग क्लियर। ओके, तो इसको बोल सकते हैं हेवनली स्टेट है। हाँ, राइट नाउ, यस। ओके, तो हेवनली स्टेट के बाद क्या स्टेट है? पुरुष की है या मूल प्रकृति की है। हाँ, अभी अगर आप कुछ देर तक अपने इस अच्छे लगने वाले स्टेट में रहती हैं, फिर बताइए क्या होता है। मान लीजिए आप आंख बंद करके बैठ गई, आपको अच्छा लग रहा है, 5 मिनट बैठिए और फिर बताइए क्या होता है। और जो बाकी लोग भी यहाँ पर हैं, आप लोग भी ये एक्सरसाइज करिए, 5 मिनट आंख बंद करके बैठ जाइए और फिर बताइए क्या होता है। ठीक है, मैं आप लोगों के पास 5 मिनट के बाद आता हूँ।
अभी बताइए क्या फील हुआ आपको? सर परम शांति। परम शांति। परम शांति का अनुभव कहाँ होता है? मूल प्रकृति में। हाँ, मूल प्रकृति और पुरुष दो इंडिपेंडेंट परमानेंट रियलिटीज है। प्रकृति जो है वो परमानेंट रियलिटी नहीं है, टेम्पररी रियलिटी है, आती है जाती है। तो अगर आप मूल प्रकृति तक पहुंच गए या पुरुष तक पहुंच गए और ये दो परमानेंट रियलिटीज हैं, मतलब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंट्री कर गए हैं, बियॉन्ड माइंड। और ये वो अवस्था है जहां पर आपका योग हो गया है। योग की परिभाषा है योग चित्त वृत्ति निरोधा। जब वृत्तियां रुक जाएं, मतलब जब शांति आ जाए, परम शांति, वो योग है। योग बैठ के आसन करना, प्राणायाम करना, कुंभक करना और दुनिया भर का ड्रामेबाजी करना नहीं है। अब ये आपको समझ में आया? यस सर। तो उसमें क्या मेहनत करनी पड़ी आपको, बताइए। नहीं, मेहनत नहीं करनी पड़ी सर। हम्म। पर जब हम प्रकृति में हैं तो हमें सबसे इंटरेक्ट करना होता है ना, उसको हम्म। उस वो मेरा क्वेश्चन आता है कि सांख्य को उसको मैं कैसे ठीक करूं। देखिए, ऐसा है कि स्पिरिचुअल होना आपका नेचुरल स्टेट है, और माइंड में होना, इंद्रियों में होना, वस्तुओं में होना आपका डिस्टर्ब्ड स्टेट है। वहां वृत्तियां है। ये बात समझ में आई जो मैं बोला अभी? यस सर। अगर आप माइंड में, इंद्रियों में और वस्तुओं में बिना अटैचमेंट के रह सकती हैं,
तो वो मुक्ति है। राइट सर। तो मुक्ति पाने के लिए क्या करना पड़ता है? अटैचमेंट घटाना पड़ता है। लेकिन अगर ज्ञान आ जाता है आपको, तो आपको सीधा वो टॉप तक ले जाता है। विवेक वाला ज्ञान, जिसमें आप अलग अलग तत्वों में भेद कर पाए। अभी हमको इतना विवेक है कि पृथ्वी क्या है, जल क्या है, अग्नि क्या है, वायु क्या है, आकाश क्या है, आंख क्या है, कान क्या है, ये सब हमको मालूम है। लेकिन जहां ही हम बात पुरुष की करते हैं, मूल प्रकृति की करते हैं, बुद्धि, अहंकार, ये चार में माइंड में कंफ्यूजन शुरू हो जाता है कि किस चीज की बात हो रही है, क्या है ये। तो तब हम अनुभव नहीं करते हैं, हम रटा रटाया के आधार पे सोच के उसकी सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। लॉजिक लगाते हैं, रीजनिंग लगाते हैं। लॉजिक और रीजनिंग से पाना मुश्किल है, भक्ति से पाना बहुत आसान है। क्योंकि लॉजिक और रीजनिंग में आप चतुर बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप भक्ति में जाते हैं, तब आप एक किस्म से सरेंडर मोड में जाते हैं। लेकिन ये सांख्य जो है, ये भक्ति की बात ही नहीं करता है। ये कहता है ये 25 तत्व है, ये सच्चाई है सृष्टि की, आपकी। इनको समझ लो पूरे तरीके से, पूरा ज्ञान आ जाएगा। फिर जो बनता है कर सकते हो। प्रकृति को एक्सपीरियंस करो या कंट्रोल करो, पैदा करो, चलाओ या खत्म करो, वो भी पावर है। ब्रह्मा भी तुम हो, विष्णु भी तुम हो, महेश भी तुम हो, भोगी भी तुम हो, और मास्टर भी तुम ही हो। प्रकृति तुम्हारी गुलाम है, नाचेगी। तो नाचने के लिए वो नाचेगी, तुम बैठकर देखो उसका नाच। तो पॉइंट ये है कि अनुभव, हम अनुभव नहीं करते हैं। अनुभव बहुत पावरफुल है और ऊपर के लेयर्स में ले जाता है। आप पुरुष के ऊपर में ग्रंथों के ग्रंथ पढ़ लो, पीएचडी कर लो, लेकिन हो सकता है आपको पुरुष क्या है समझ में ही ना आए। लेकिन समझाने के लिए आप एक्सपर्ट हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं कॉलेज में, भाषण पे भाषण दे सकते हैं कि पुरुष क्या है। लेकिन पुरुष का अनुभव नहीं। जब पुरुष का अनुभव चालू होता है, आपके आसपास घर वाले पूछने लगेंगे आपसे कि तुम बदल क्यों रहे हो, कम क्यों बात कर रहे हो, खाना तुमने कम क्यों कर दिया है, तुम्हारा गुस्सा क्यों कम हो गया है, तुम हर चीज को क्यों एक्सेप्ट कर लेते हो, तुम क्यों बोलते हो कि जो भी है वो ठीक है, रोटी है तो ठीक है, चावल है तो ठीक है, ये सब्जी है तो ठीक है, कपड़े नहीं भी खरीदे दिवाली के लिए तो ठीक है। तुमको औरों का दुख ज्यादा क्यों दिखता है? तो जब इस तरह की बातें चालू होंगी, तब वो बाहर से इंडिकेशन है कि आप अंदर से बदल रहे हैं। तो अनुभव करना अंदर, ये चाबी है। आप अंदर अनुभव करेंगे तो आप अंदर ईश्वर बनेंगे। ये ग्रंथ जो है वो ईश्वर नहीं है, वो ईश्वर का मार्ग दिखा रहे हैं आपको। वो सब प्राकृतिक है। लेकिन जब आप चैतन्य बन जाएंगे तो प्राकृतिक नहीं है आप, थे। जो अंदर पुरुष छुपा हुआ था वो निकल आया बाहर, मुक्त हो गया।
ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर। जी सर। चलिए तो फिर क्लोज करते हैं। थैंक यू सर। वेलकम। गुड नाइट। या ओके सर, गुड नाइट।